प्रिय विद्या प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 14/9/2023 को संस्कृत विषय का त्रैमासिक परीक्षा का 10वीं कक्षा का 2023-24 का परीक्षा संपन्न हुई। इसका प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा आया था, बहुत ही सरल आया था। तो आप सभी को आज हम उसका सॉल्यूशन अर्थात उसके उत्तरों को अवगत कराएंगे। तो सर्वप्रथम सभी को ले चलते हैं आज के प्रश्न पत्र की ओर। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पत्र आज आया था, जिसको आपने सॉल्व किया होगा। बहुत अच्छा आपका पेपर गया होगा, 75 अंकों का यह पेपर था और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। ये आपकी बोर्ड की एक तरह से तैयारी भी कह सकते हैं। त्रैमासिक परीक्षा में सबसे पहले सभी प्रश्नों को करना है। सभी प्रश्नों के सामने अंक दिए गए हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, साथ में प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखना है। तो सबसे पहला उचित विकल्प को चुन करके आपको इसमें प्रश्न लिखने थे। तो सबसे पहले अपन इसके पहले क्वेश्चन के जो 6 प्रश्न दिए गए हैं उनकी ओर नजर से अच्छे से देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था, स्त्रीलिंग शब्द रूप न अस्ति अर्थात नहीं है। तो इसमें से चार ऑप्शन में से एक नहीं है। तो रमा, सीता और रामः और बालिका। तो इसमें से रामः शब्द जो है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि क्या नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। रामई इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही वचनम च अस्ति। दूसरे प्रश्न में वचन और कौन सा वचन और कौन सी व्यक्ति है वो पूछा गया। द्वितीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन और षष्ठ। इसका सही उत्तर है तृतीय बहुवचन। रामा की तृतीय बहुवचन में बनती है रामेण, रामाभ्याम और राम ही। इसका सही उत्तर है तृतीय बहुवचन। इसके बाद अपन तीसरा प्रश्न देखते हैं। फल शब्द से द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। तो फल शब्द नपुंसकलिंग है और जिसका आप सभी को पता है कि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, फलानी द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन। इसका चौथा प्रश्न पूछा गया है, बालकः शब्दस्य षष्ठी विभक्ति वचनम एक वचनम रूपम भविष्यति। तो बालक शब्द का षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है बालकस्य। ये भी बहुत सरल प्रश्न जिसमें आज आए थे आपके और आपने किए होंगे। इसके बाद अपन ले चलते हैं इसके पांचों क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपने देखा कि अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। अधोलिखित शब्दों में से अव्यय पद नहीं है। तो इसमें मंडलम इसका अव्यय पद नहीं है। और इसके पहले जो प्रश्न है वो आप लोग अपनी कॉपी में अपने पेपर में नोट करते जाइए। कोई भी अगर गलती हुई तो सुधार लीजिए। साथ में छठवां प्रश्न भी अव्यय पद पूछा है कि सब अव्यय पद है। इसमें पूछा है अव्यय पद है, ऊपर पूछा था अव्यय पद नहीं है। तो इसमें 3 अव्यय हैं और एक अव्यय नहीं है ऊपर वाले प्रश्न। और छठवें प्रश्न में 3 अव्यय नहीं है, एक अव्यय है। तो इसमें अव्यय क्या है, एक। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला प्रश्न था। अब इसके बाद इसके उत्तर देख लीजिए सभी लोग, 6 प्रश्नों के उत्तर टिक कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न जो था, कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। तो कोष्टक में से रिक्त स्थानों को चुन करके आपको इसका प्रयोग करना था। जिसमें से पहला प्रश्न, भूतकाले लकारः भवति। तो भूतकाल में 2 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आपकी सुविधा के लिए दिए गए थे। तो लट लकार है या लंग लकार है। तो इसमें भूतकाल अर्थ में लंग लकार प्रयोग होता है, जिसको अपन पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो इसमें लंग लकार आ जाएगा पहले में। दूसरा, लंग लकार से उदाहरणम अस्ति। लंग लकार का उदाहरण है आपठत। पठंती लट लकार का उदाहरण है, बहुवचन बनता है। लट लकार से उदाहरणम अस्ति। तो पठिष्यति भविष्य काल में बनता है। तो इसका सही उत्तर है पठती और इसका सही उत्तर है आपठ। गम धातु रूपम। तो गम से गा से शुरू हो रहा है तो पहचान में आ जाएगा गच्छति। बदती अर्थात होता है बोलना। निर्वासितः पदे उपसर्गः अस्ति। तो ये जो शब्द दिया गया है इसमें 4 क्वेश्चन आपके लकार से संबंधित थे और 2 क्वेश्चन इसमें उपसर्ग से संबंधित पूछे गए। तो उसमें निर उपसर्ग दिख रहा है शुरू में, वाशिता उपसर्ग नहीं होता, उपयोगी उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं। उपसर्ग से उदाहरण अस्ति। तो इसमें दोनों शब्द दिए गए, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, प्रहार और प्रकाश। तो दोनों में सही कौन सा है, दोनों ही सही है। मिसप्रिंट है, थोड़ा सा दूसरा देना था, उन्होंने दोनों एक से दे दी। तो दोनों में से कोई भी आप टिक करेंगे तो दोनों ही सही माने जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा प्रश्न था। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न था, इसमें अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सभी विद्यार्थी हिंदी के पैटर्न पर आप लोग सही गलत, आम
ना, इस प्रकार से लिख देते हैं, तो जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको सुधारना है कि सही गलत नहीं लिखना है संस्कृत के पेपर में, क्योंकि संस्कृत के पेपर में हम संस्कृत में ही लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे। तो सही गलत ये चीज क्या है, गलत है। तो इसमें सही क्या है, ये आपके गलत है। इसी में क्वेश्चन में पढ़िए आप, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखा। तो शुद्ध वाक्यों के सामने आपको आम लिखना था और अशुद्ध वाक्यों के सामने आपको ना लिखना था। चलो पहला प्रश्न इसमें क्या था, सूर्योदय शब्दस्य विच्छेदः सूर्य प्लस उदया न अस्ति। तो इसमें सूर्य प्लस में न अस्ति का उत्तर आएगा ना। क्यों आएगा, क्योंकि सूर्य प्लस उदय उत्तर तो सही है, विच्छेद सही है, पर प्रश्न क्या पूछा है, नकारात्मक पूछा है, तो ना अस्ति अर्थात नहीं है, तो इसमें ना आएगा। विद्यालय तस्मिन् पदे द्वितीय संधि, इसमें आपका सही उत्तर है आम। इसमें क्या आएगा आपका, आम ही आएगा। और आम में माँ हलंत भी लगाना है आपको, आने वाला आम हो जाएगा। इति प्लस उक्त्वा संधि युक्त पदम इत्तिक्त्वा, तो ये भी आपका उत्तर सही है, तो इसमें सेम आपका क्या आ जाएगा, आम आ जाएगा। आपको लास्ट में हम पूरा प्रश्न पत्र दिखाएंगे किस प्रकार से उत्तर आप नहीं लिख पाए तो बाद में भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न इसमें पंचगंगम द्विगु समास उदाहरण अस्ति, इसका उत्तर भी ना आएगा। क्यों आएगा, आप कह रहे हैं कि आप नकारात्मक क्यों है, क्योंकि संख्या तो दी है पंचगंगम, लेकिन यहाँ पर जो नदी विषय सूत्र है पाणिनि का, उसके अनुसार गंगा अर्थात एक नदी है, तो नदीवाचक शब्दों में इसमें क्या आता है, अव्ययभाव समास का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ना आएगा। उपगंगम दिगु समास उदाहरणम अस्ति, तो इसमें भी ना आएगा, क्योंकि उपगंगम उपसर्ग भी है और एक अव्यय भी है, तो जो कि अव्यय कहाँ लगते हैं, हमारे अव्ययभाव समास में लगते हैं, तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा उप के कारण से, और गंगा या समीपम इसका विग्रह हो जाएगा। यथाशक्ति अव्ययभाव समास का उदाहरण, बिल्कुल उदाहरण है यथाशक्ति। शक्तिम अनतिक्रम इसका विग्रह होगा, तो इसमें भी आपका उत्तर क्या लगेगा, आम। तो इसमें से आपके 3 आम हैं और 3 ना है। तो इस प्रकार से अपने 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हुए, और अब चलते हैं अपन चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया था सही जोड़ियों का, तो सही जोड़ियां आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले संस्कृत की सही जोड़ियां किस प्रकार से अपन को लिखनी होती हैं और किस प्रकार से अपन को मिलानी होती है, इसको ध्यान से देखिए। कई बच्चे क्या करते हैं, अक्सर हमेशा लाइनों को ऐसे 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 और ऐसे मिलाते हैं, तो जिससे शिक्षक को चेक करनी होती है तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। तो इससे अच्छा है कि हम जैसे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रश्न क्या है, बालक प्लस टाप। तो बालक प्लस टाप से एक नया शब्द बनेगा, तो बाद से शुरू होने वाला सबसे पहले पूरे प्रश्न पत्र में अपन को शब्द ढूंढना चाहिए। इसमें क्या आएगा, बालक आएगा, ठीक है, क्योंकि बा से ही शुरू हो रहा है, तो बालिका, टा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, इसलिए यहाँ पर टा का आ बसता है, और इट का आगम होने से बालिका शब्द बन जाता है। फिर दूसरा जो प्रश्न था, कीड प्लस तुमन, तो तुमन प्रत्यय इसमें प्रयोग किया गया है। प्रत्यय से संबंधित भी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इसमें। तो तुमन शब्द का क्रीड तुम यहाँ लास्ट में दिख रहा है, तो इसका उत्तर ये नीचे वाला हो सकता है, बिल्कुल सही है। और गम प्लस कत्वा, ये तीसरा जो प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न है गम प्लस कत्वा, त्वा से इसमें बसता है, तो गम प्लस कत्वा का बनेगा कत्वा। तो तीसरा का उत्तर क्या है आपका, इस प्रकार से तीसरा है, ठीक है। सही जोड़ियों सबसे पहले अक्षर मिलाना चाहिए ऊपर से नीचे तक। अब यहाँ पर आपको पता है कि एक पद से उत्तर भी 3 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे ब्लूप्रिंट के आधार से, तो इसमें क्वेश्चन भी सही जोड़ियों में पूछ लिए गए हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। तो वृषभ कुत्र पपात, वृषभ अर्थात बैल, पुत्र मतलब कहाँ, पपात मतलब गिरा, तो भूमि पौ, भूमौ शब्द सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, भूमौ। 4 नंबर, विश्व पुत्र पपाता, तो इसका उत्तर क्या हो गया, भूमौ। कुशलवौ कम उपसृत प्रणमता, कुशलभ ने किसके पास पहुंच करके प्रणाम किया था, तो राम के पास पहुंच करके, शिशुलालम वाला पाठ आपने पढ़ा होगा, इसका उत्तर ये होगा। बुद्धिमती पुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ व्याघ्र को देखा था, तो गहन कानने अर्थात जंगल में देखा था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गहन कानने। तो इस प्रकार से ये आपका सही जोड़ी यहाँ पर हो गई है। इनको अपन किस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे नंबर डाल के भी लिख सकते हैं, या फिर आपको इसमें एक चीज और करना है कि
ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि आपने बालक प्लस टाप लिखा, बालक प्लस टाप शब्द आपका है, ठीक है। इसके आगे आपको बालिका लिखना है। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो अपन को जितनी सुविधा मिले, इधर प्लस का चिन्ह लग जाएगा, बालक प्लस टाप, तो उसके सामने भी बालिका लिख करके भी आप इसको उत्तर क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं अपन पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, एक पदेन उत्तरम, एक शब्द में उत्तर इनके आपको देना था, क्योंकि प्रश्न में से ही अधिकांश शब्द ऐसे हैं जिसको ढूंढ करके लिखना था कि अति दीर्घ परिभाषा पदे विशेष पदम क्या। तो विशेष और विशेषण आप जानते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से। अति दीर्घ परिभाषा, तो इन दो शब्दों में से एक विशेषण है और एक विशेष शब्द है। तो अति दीर्घ प्रवासः, प्रवास अति दीर्घ, तो इसमें विशेष पद क्या होगा, प्रभाषः। क्या हो जाएगा, प्रभाषा इसका विशेष पद है, तो उत्तर में क्या आएगा, प्रभाष। जन्नी तुल्य वत्सला, तो जन्नी शब्द इसमें विशेष है और विशेषण क्या है, तुल्य वत्सला, तो इसका सही उत्तर क्या है, प्रभाषः, और इसका सही उत्तर क्या है, तुल्य वत्सला। जैसे कि दीवार का रंग कैसा, जैसे मेरे पीछे का रंग कैसा, हरा है, तो हरा रंग क्या हो गया, दीवार का क्या हो गया, विशेषण। तो दीवार कैसी हो गई इसमें, विशेष। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अपन किस प्रकार से इसमें विशेषण और विशेष को जान सकते हैं। जैसे कि अपन ने देखा कि विशेषण पद कई प्रकार के भी हो सकते हैं, पर लेकिन अगर हम विशेषण विशेष को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इनको अपन को अलग से क्लास में समझेंगे। लेकिन अभी अपन चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है, वनम शब्द से पर्यायवाची अस्ति, वनम शब्द का पर्यायवाची। तो वन शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची, काननम है, कांतारम है ना, और कई पर्यायवाची इनके हो सकते हैं एक से अधिक, लेकिन हमें एक शब्द में एक पर्यायवाची लिखना था, तो इसका अपन कानन, वनम, या कुछ भी इस प्रकार से जो भी आपको पता था प्रश्न पत्र में आपने या कॉपी पेपर में, और जो आपकी परीक्षा है इसमें अपन कानन लिख देते हैं, काननम या कानन, ठीक है। इस प्रकार से आपका काननम इसका उत्तर है। पत्नी शब्द से पर्यायवाची, पत्नी शब्द का पर्यायवाची भी अपन जानते हैं, इसका पर्यायवाची क्या होता है, भार्या होता है, दारा होता है। मूर्ख है इति पद विलोमा, तो मूर्ख का विलोम क्या होता है, बुद्धि। इसका विलोम शब्द क्या हो गया आपका, इसमें लिखा नहीं रहा है, ठीक है। बुद्धि शब्द। इसके बाद अपन देखते हैं, मूर्ख का हो गया बुद्धिमान, विद्वान। संपत्तो शब्द से विलोम शब्द, तो संपत्तों का होता है विपत्तो, आपने श्लोक पढ़ा है 6वें पाठ में, उसमें दिया गया है संपत्तों का संपत्ति, विपत्तो संपत्ति मतलब सुख, विपत्ति मतलब दुख। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं, केन समहा बंधु नास्ति। तो केन समहा बंधु नास्ति का प्रश्न आपको मिलेगा श्लोकों में, और श्लोक पाठ 5 जो आपकी पिछले साल 6वां पाठ था, इस साल 5वां पाठ है, उसका उत्तर उसमें दिया है, उद्यमेन, उद्यमेन समा बंधु नास्ति, अर्थात परिश्रम के समान आपका कोई मित्र नहीं है। तो इसमें सही क्या है, उद्यमेन, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, उद्यमेन इसका उत्तर है। दूसरा, कवि पुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ जाने के लिए इच्छा कर रहा है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है, कवि क्षणम एकांते कांतारे, अर्थात एकांत वन में जाने की इच्छा कर रहा है, ठीक है। तो इसका कांतारे वन का पर्यायवाची भी है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न था, बुद्धिमती केन उपेता चतुर्ग्रहम प्रति चलती। अब इसमें एक आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि 10वें क्वेश्चन में भी इस प्रश्न को दे दिया गया है दोबारा, तो अगर आप दोनों जगह लिखोगे इसका, तो अपन फिर सिर्फ उत्तर लिखेंगे, किसके स्थान पर लिखना है, ये आगे पीछे लिखना है सारा,
मैं तो सिर्फ पुत्र के स्थान पर, कैन के स्थान पर क्या प्रयोग होता है वो आपको इसमें दर्शा रहा हूँ। जैसे कैन है तो कैन के स्थान पर क्या लिखेंगे, उद्यमैन, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन। उद्यमैन समः बंधु नास्ति, पूरा उत्तर लिखना है। ऐसे यहाँ कैन शब्द के स्थान पर क्या आ जाएगा, क्षणम एकांते कांतारे। अब इसी प्रकार, ठीक है, जो तीसरा प्रश्न है पुत्र के स्थान पर आ जाएगा क्षण एकांते कांतारे। और तीसरा जो प्रश्न है 7वें का पहला, इसमें आपको जब बुद्धिमती तो पहले लिखना है, फिर कांतारे तो कैन के स्थान पर क्या आएगा, पुत्र। पुत्र द्वयोपेतः, पुत्र द्वयोपेता, द्वयोपेतः। इसका उत्तर क्या हो गया, पुत्र द्वयोपेतः। किसके स्थान पर आएगा ये, आपके केन शब्द के स्थान। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी, तो दोनों में से एक करना था, एक कोई सा भी आप कर सकते थे। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचती, इस माता सुरभि किस लिए आंसू निकाल रही थी। किमर्थम शब्द के स्थान पर अपन क्या लिखेंगे कि भूमौ, अपने भूमि पर गिरे हुए पुत्र को देख करके। तो भूमि पतितम, पतितम मतलब गिरना, पतितम स्वपुत्रम, स्वपुत्रम दृष्टवा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके अशुनी मुंचती इसमें। अब बाल भावात हिमकरा पुत्र बजाते, तो बाल भावात के कारण से पुत्र जो रहता है, हिमकर अर्थात चंद्रमा, तो किस पर शोभायमान हो रहा था, शंकर जी के मस्तक पर। तो पशुपति किसको कहते हैं अपन, शंकर जी को कहते हैं। तो पशुपति मस्तक कीतकच्छदत्वम, कीतक छदत्वम। इस प्रकार से आपका ये चौथा का आंसर। व्याघ्रम किम विचार पलायन था, व्याघ्र किसका विचार करके पलायन कर चुका था। तो इसके हम सीधे उत्तर बोल देते हैं, व्याघ्र मारी काचित यम विचार पलाय था। ये तो कोई व्याघ्र मारी अर्थात व्याघ्र को मारने वाली है, इस प्रकार का विचार करके वह भाग गया था। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, तो यहाँ चौथा जो अगला 9वां प्रश्न है, तो यहाँ पर अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम, जीवन कैसा होगा, दुर्वतम जातम। पहली पंक्ति है आपके पहले पाठ की, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है। तो किमर्थम स्थान पर अपन ये लिखेंगे, दुर्वहम जीवनम जातम प्रकृति शरणम इच्छति। वसंतम गुणस्य, वसंतस्य गुणम किम जानाति, तो वसंत के गुण को कौन जाता है, कौन जानता है, पिका जानती है। पिका अर्थात क्या होता है, कोयल होती है। कृषक किम करोति, इसमें कृषक क्या कर रहा था, कृषक बलिवर्दाभ्यम क्षेत्र कर्षणम, अर्थात बैलों को क्षेत्र में जोत रहा था। बुद्धिमती केन उपेता पितृगण प्रतिचलित, इसका उत्तर अपन यहाँ दे चुके हैं। पुत्र द्वयोपेता, तो इसका उत्तर ये डबल से प्रश्न आ गए। कोई बुद्धिमान बालक होगा तो वो दोनों के उत्तर फिर से नहीं लिखेगा, अपन को डबल नंबर मिलेंगे। तो एक का अगर उत्तर आता है तो आपको डबल फायदा इसमें होता है। अब इसके बाद चलते हैं अपन 11वें प्रश्न की ओर। अब 11वां प्रश्न बहुत सरल है, प्रश्न निर्माण करना। अब प्रश्न निर्माण क्या कहलाता है, अब प्रश्न निर्माण क्या कहलाता है, सबसे पहले तो प्रश्न निर्माण हमें समझना चाहिए कि प्रश्न निर्माण में हम क्या गलती करते हैं कि हमें प्रश्न समझ में या जी कैसा प्रश्न आ गया, रेखांकित पदम स्वीकृत प्रश्न निर्माण पर कोई दो करना था। तो जहां अंडरलाइन शब्द दिख रहा है, उस अंडरलाइन के स्थान पर आपको किम शब्द के रूप आना चाहिए। अब इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है, अब किम शब्द तो आ गया, लेकिन किम के पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के रूप आपको आया आना चाहिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहतवती। और इसके बाद आपको क्या करना है, कोमा का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, कोमा का प्रयोग करना पड़ेगा। अब कोमा क्यों लगाना पड़ेगा, कोमा नहीं,
प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको इसमें प्रयोग करना है। चपेटिया के साथ क्या है, कया, तो स्त्रीलिंग में तृतीय व्यक्ति में कया बनता है, तो शब्द की पहचान सबसे पहले होना चाहिए। अब सुराधिपहा, सुराधिप किसको बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं। तो इसमें सुराधिपहा ताम प्रक्षस, सुराधिप अर्थात इंद्र ने किसको पूछा, इंद्र ने, तो इंद्र ने उसको पूछा, तो किसने पूछा, तो किसने की जगह पर क्या जाएगा, कहा जाएगा। पंचमी व्यक्ति लगी इसमें मानुषात, तो मानुषात के साथ क्या जाएगा, कस्मात। पंचमी व्यक्ति कस किम की क्या बनती है, कस्मात बनती है। इस प्रकार से आपको इनका प्रयोग करना था और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था, दो करना था इनमें से, बाकी वैसा का वैसा सेम लिखना था। अब इसके बाद अधोलिखित वाक्यानि किसने किससे कहे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न आते हैं, जो कि आपके पार्ट है दो, जो चार 3 नंबर पार्ट हो गया आपका शिशुलालनम, उसमें से पूछ गया है सा व्यवधानम न चारित्र लोपाय। तो राम यहाँ पर लव और कुश को कह रहे हैं कि सा व्यवधान के सहित आपका चरित्र का लोप नहीं होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना था कि जब इसका अपन उत्तर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले जो कहा है, तो कहा शब्द कैसा है, प्रथम व्यक्ति में है, तो अपन को कहा शब्द के स्थान पर राम लिखना था। और राम के बाद जो द्वितीय व्यक्ति कम पूछा गया है, किसने किसको कहा, तो राम ने किसको कहा था, लव और कुशको कहा था। तो यहाँ पर लव कुशव, क्योंकि द्वितीय व्यक्ति भी लगेगी इसमें, द्विवचन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रथम या द्वितीय का द्विवचन यहाँ पर प्रयोग होगा। किसको कहा था, लव और कुश को कहा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लव और कुश सा व्यवधानम न चारित। अब जानाम्यम तस्य नाम देयम, तो उनके नाम को जानने की मेरी इच्छा हो रही थी। तो किसने ये किससे कहा, तो उसने राम को, किसने कहा था, उसने राम को कहा था। कृष्ण रामम। तीसरा जो पूछा गया तस्य दो नामनी, वह दो नाम वाली है। तो ये भी प्रश्न किसने कहा था, लव ने, जब विदूषक ने उससे पूछा था, तो लव ने विदूषक को कहा था, लवहा डैश विदूषकम। इस प्रकार से इसका उत्तर अपन को लिखना चाहिए था। तो लव ने किससे कहा था, विदूषक से कहा था, और ये कुश ने राम को कहा था, और यहाँ राम ने लव कुश को कहा था। तीन में से इसमें भी दो करने थे, 2 नंबर के आपके इसके क्वेश्चन थे। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न तो ऐसा प्रश्न है जो कि अपन को पेपर से पहले ही पता होता कि क्या आना। तो आपके पाठ्य पुस्तक में इतने सारे श्लोक दिए गए हैं, और इसमें लिखा गया है प्रश्न पत्रे समागतान, प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकान विहाय, श्लोकों के छोड़ करके 100 पाठ्य पुस्तक से एक सुभाषित श्लोक लिखना है 2 नंबर का। तो अगर आप 5 श्लोक भी याद करते हैं, 4 श्लोक भी याद करते हैं, तो 2 श्लोक अगर आपके पेपर में आ गए, 3 श्लोक आपके पेपर में आ गए, तो उनको छोड़ करके आप एक श्लोक लिख सकते हो, ये 2 नंबर प्राप्त कर सकते थे। अब इसके बाद जो 14वां प्रश्न था, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्ध वाक्यम कुरत, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना था। और जो इसमें पहला शब्द दिया है रामम नमः, तो राम शब्द में तो द्वितीय लगी है, लेकिन नमस्कार करने अर्थ में हमेशा चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उसका सही उत्तर क्या बनेगा, रामाय नमः। अब बालका विद्यालय गृहम गच्छन्ति, अशुद्ध से शुद्ध कर रहा है अभी बात अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना था, गच्छन्ति की जगह पर गच्छति करना था। क्यों करना था, क्योंकि बालकः शब्द क्या लगा हुआ है, प्रथम व्यक्ति एक वचन, और गच्छन्ति है बहुवचन, तो यहाँ पर कर्म ऐसा है वैसे ही रहेगा, सिर्फ गच्छति इसमें बदल जाएगा। तो इतना सा सिर्फ इसमें बदलना था दूसरे क्वेश्चन में। और तीसरा अहम शब्द कैसा है, उत्तम पुरुष का है कर्ता, तो क्रिया भी उसमें उत्तम पुरुष की लगा करके क्या प्रयोग करना था, पठामी प्रयोग कर देना चाहिए था। इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि अगर आपको क्रिया नहीं बदलनी है, तो आप इसमें अहम की जगह पर शाह भी लिख सकते थे। तो दोनों प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाता।
पहले लेकिन अगर अपन बदलना चाहते हैं तो क्रिया को बदल दें, या फिर कर्ता भी बदला जा सकता है। तो इस प्रकार से अशुद्ध से शुद्ध हो जाता है। फिर इसके बाद 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था खाली स्थानों की पूर्ति करना है कोई चार। तो इसमें ही आपको ऑप्शन दे दिए। तो पहला गुणी गुणम, गुण ही गुण को जानता है, यह आपका पहला प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया गया है। इसके बाद जो खाली स्थान है दूसरा, सेवितव्यो महावृक्षा फलक छाया समन्विता, ये श्लोकों में से आपसे पूछे गए हैं। अब देख ली वार्षिक परीक्षा में भी इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। क्रोधो ही प्रथमो नारायणाम, तो क्रोध ही इस मनुष्य का क्या है। ऊपर भी अपन देखें इसके जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से क्या आएगा, एव आएगा, सदा आएगा, विषम आएगा, महावृक्ष आएगा। तो क्रोध ही सबसे बड़ा शत्रु इसका मनुष्य का है, तो शत्रु इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद इदानी वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, तो कहाँ हो रहा है, विषम अर्थात अत्यधिक, विषम मतलब होता है अत्यधिक दूषित हो रहा है हमारा वायुमंडल। पर्यावरण संरक्षण से प्रकृति एव आराधना, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति की ही आराधना करना चाहिए। और अंतिम में आएगा सदा, तो सदा समय से सदुपयोग करनी है। तो इस प्रकार से खालिस्तान इसमें भरने देसी में से देख करके वो चार। अब यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 16 है वो थोड़ा सा इसके अंकों के मतलब मामले में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये 2 अंक का ही है। आप प्रश्न पत्र जोड़ेंगे तो ये 70 अंक का निकलेगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। इसके बाद देखिए घटनाक्रम के अनुसार आपको इनको जमाना था, जो कहानी आपने दूसरे पार्ट में पढ़ी है। तो जम्बुका कृतोत्साह व्याघ्र पुनः गानम आगच्छ, तो ये थोड़ा सा बीच में से लिया गया हुआ पैराग्राफ है। तो इसका पहला कौन सा आएगा, 3 नंबर वाला। फिर इसके बाद जो प्रत्युत्पन्न मति सा सरगालम आक्षिपंती उवाच, और प्रत्युत्पन्न मति अर्थात तर्जनी उंगली को दिखाते हुए सरगाल ने उसके ऊपर उवाच अर्थात वह बोली, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 नंबर पे ये आ जाएगा। फिर गलबद्ध सरकार का व्याघ्र पुनः पलायित, ये चौथे नंबर पे आएगा। त्वयं व्याघ्र त्रयम आने तुम प्रतिज्ञा एक में आने तुमने 3 व्याघ्र को लाने की प्रतिज्ञा की थी लेकिन तुम एक ही लेकर आए, ऐसा गले में बंधा हुआ सरगाल व्याघ्र पुनः उसको लेकर के भाग गया। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 क्रम में इनको जमाना तो कुछ भी नहीं बदल रहा था, सिर्फ लाइनें ऊपर नीचे करके इसमें लिखना होती हैं। ये 2 अंक का है, आधे आधे नंबर का एक क्वेश्चन इसमें था। इसके बाद आपका 17 नंबर का क्वेश्चन जो कि वाच्य परिवर्तन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये भी अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये सरल है। तो मया विद्यालय गम्यते, एक कर्तृवाच्य में बदल रहा था, एक कर्मवाच्य में दिया गया है। पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि कर्तृवाच्य के कर्ता प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है वो तृतीय व्यक्ति का होता है, और जो कर्म होता है वो प्रथम व्यक्ति का होता है, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। और एक और चीज, कर्तृवाच्य में परस्मै पद की धातु चलती है, और कर्मवाच्य में आत्मनेय पद की धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से मया का प्रथमा क्या बनता है, अहम बनता है। अहम, तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो शब्द रूप आना चाहिए। अहम विद्यालयम गच्छति, क्या आएगा, अहम विद्यालयम गच्छति या गच्छामि, गच्छामि आएगा, क्योंकि यहाँ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया है। और हमने पहले ही आपको बताया है कि जब हम कर्तृवाच्य का वाक्य बना रहे हैं तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो अहम विद्यालयम गच्छामि इसमें प्रयोग किया गया। अब दूसरा शब्द जो आया था बालिका फलम खादति, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो बालिका शब्द की आपको तृतीय व्यक्ति क्या आएगी, बालिकया, स्त्रीलिंग शब्द है। अब फलम शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग शब्द है। तो नपुंसकलिंग शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं प्रथमा और द्वितीय में, तो कर्मवाच्य में प्रथमा आती है तो फलम ही बनेगा द्वितीय का, और खादति का क्या बन जाएगा, खादते। यदि शब्द जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये कर्मवाच्य के वाक्य बन गया। इसके बाद तीसरा जो दिया था इसमें से भी 2 करने थे अपन को। तो मोहन पुस्तकम पढ़ती, इसको भी कर्मवाच्य में बदलना था, तो ये भी बहुत सरल था। मोहन की तृतीय व्यक्ति क्या होगी, मोहिनैन होगी, राम की तरह या बालक की तरह इसके रूप चलेंगे, मोहिनैन। पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है तो इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं करना था, प्रथमा द्वितीय एक जैसी बनती है तो पुस्तकम ही आ गया। और पठती का क्या बन जाएगा, पठ्यते। इस प्रकार से ये वाच्य परिवर्तन।
इसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर, जो कि आपके गद्यांश रहते हैं, पद्यांश रहते हैं, नाट्यांश रहते हैं, जिसमें से आपको ढूंढ करके ही प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। ये सबसे सरल क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इस प्रश्न पत्र में रहता है, जिसमें से आपको खुद ही ढूंढ करके लिखना है। तो प्रश्न क्या है? पहला, कृषिकः काभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। तो इसी को आप पहला आपकी पहली लाइन में ढूंढेंगे तो इसका उत्तर आपको ही मिल जाएगा। कृषित कृषिकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। एक चीज और, आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उनके उत्तर भी आपको कई बार इन पैराग्राफ में गद्यांश में मिल जाते हैं। तो इनको भी अपन क्वेश्चन आंसर को यहाँ ढूंढ करके लिख सकते थे। आपने नहीं किया, ये क्वेश्चन आया था आपका प्रश्न पत्र में, तो इसका पहले का इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा, सह ऋषभ कथम क्षेत्रे पपात। वह रेल कैसे क्षेत्र में गिर गया था? तो सबसे पहले तो वो दुर्बल था, कैसे क्षेत्र में गिर गया था? वह शाह ऋषभ हल मूर्धवा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे पपात। हल को अपने ऊपर रख करके, कंधे पर रख करके गंतुम चलने में असमर्थ था, इस कारण से वह क्षेत्र में गिर गया था। इसलिए दूसरे का उत्तर हो जाएगा। अब जो तीसरा प्रश्न होता है वो कई बार क्या होता है, व्याकरण संबंधी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो उसमें पूछ लिया गया गंतुम इति पदे गहा प्रत्यय अस्ति। तो इसमें मूल धातु तो गम है, अगर हम विच्छेद करके भी लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गम प्लस इसमें तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो तुम कैसे पहचाना? इसमें तुम दिख रहा है लास्ट में, तो अपन इसमें तुम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मूल प्रत्यय क्या हो गया? तुमन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से गम प्लस तुमन इसका प्रकृति प्रत्यय ढूंढ सकते थे। अब इसी के पीछे नीचे अथवा में दिए गए हैं, अथवा वाले में से दोनों में से एक करना था, लेकिन अथवा के क्वेश्चन के आंसर भी हमें आना चाहिए, तो इसके आंसर भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो सहा कथम भारम उद्वहति। तो कौन? क्रिश्चियन। तो कठिनाई से भार को वहन कौन कर रहा था? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रिश्चियन आ जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। इसी में मिल जाते हैं, कहीं से नहीं ढूंढने की जरूरत है। इतर मिव धुरम वो दुम कम ना सुकनोती। इतर मिदम धुरम शाह ना सुकनोती। कौन ढोने में बार शक नहीं था? भार को वहन करने में कौन शक नहीं था? वृषवहा, जिसको अपन क्या कहते हैं? वृषवहा। जिस भार को ढोने में क्या नहीं था? सक्षम नहीं था। तो इसमें सहा नहीं लिखना है, अपन को उसका कर्ता मूल जो है वो उस पे लिखना है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? विश्वा आ जाएगा। पश्यति इत्यस्मिन पदे का धातु। अब इसमें भी व्याकरण संबंधित, तो दो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपके प्रश्न से संबंधित और एक संबंध आ रहा है व्याकरण। पश्यति में कहा धातु? पश्यति में दो धातु प्रयोग की जाती हैं, लेकिन अपन उनको कहें तो एक ही धातु, मूल धातु क्या है? दृश्य, या फिर कहें मूल धातु पश्य। आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो सही माना जाएगा, लेकिन दृश्य लिखना जरूरी है। दृश्य धातु इसकी मूल है, बस इसके ऑब्लिक में चलती है। तो इस प्रकार से ये आपका 18वें नंबर का क्वेश्चन था। अब इसके बाद आते हैं हम 19वें नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि एक पद्यांश के रूप में पूछा जा रहा है, जिसमें भी दो में से एक करना था। उदीर तोर था, पहले प्रश्न का उत्तर है पशु न अपि कीदृशे गृह्यते। तो उदीर तोर था पशु न अपि गृह्यते। पशु भी अपनी बातों को बिना कहे समझ लेते हैं। और दूसरा प्रश्न का उत्तर नीचे की लाइन में दिया है, बुद्धिया कीदृशा भवन्ति। बुद्धि कैसी होती? परंगत ज्ञान के फल को जानने वाली हमारी बुद्धि होती है। तीसरे प्रश्न में फिर संधि पूछ ली गई है, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है आपका तीसरा। तो इसका संधि विच्छेद क्या है? पशुना प्लस अपि। और इसमें संधि कौन सी हो गई आपकी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके बाद अपन चलते हैं अगला, इसी का अथवा वाला देखते हैं। प्रस्तर तले लता गुलमा नो भवंतु पृष्ठा। ये पहले पाठ का यहाँ पर आपको दिया है। अंतिम पद्यांश में कवि ने किसकी कामना दी है? मानव जीवनाय कामनाएं जीवन। इसमें मानव आय एक शब्द में उत्तर आ जाएगा। पाषाणी सभ्यता किसके नीचे पिस रही है? पाषाणी सभ्यता के अंदर क्या पिस रहा है? तो निसर्ग अर्थात होता है प्रकृति, स्थान ना समाविष्ट। प्रकृति समाहित नहीं हो रही है, जो कि पिस रही है हमारे कारण से। हम नए नए भवन बनाते जा रहे हैं और पाषाणी सभ्यता को जीवित करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारा प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। तीसरा प्रश्न, फिर मानव आय पदे का विभक्ति वचनम।
मानवाय पद में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो मानव शब्द भी पुल्लिंग का है, तो मानव शब्द में आपकी विभक्ति है चतुर्थी, और एक वचन इसमें प्रयोग किया गया है, एक वचनम है और चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इसका भी उत्तर हो गया। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन, जिसमें एक नाट्यांश आपका दिया गया है, जिसमें से आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढ करके लिखना था। इसमें भी अथवा में 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, अनेक्षांक के नाट्यता, अनेक्षांक के नाट्यता। अगर आपके क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आपको उत्तर भी बिल्कुल सीधे सीधे मिलेंगे। अनेक्षाम नाट्यता राजन, अलम दाक्ति अलम अति दाक्षिण्य, इस प्रकार से प्रयोग करना है। ये आपके शिशुलाल वाले पाठ से लिया गया, तो ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, लालिनीय वयोनुरोधात कहा भक्ति। लालिनीय वयोनुरोधात अर्थात जो वृद्ध होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो आयु के कारण से लालिनी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? सुजन अर्थात छोटे बालक। तो इसका उत्तर दूसरा ये हो जाएगा, शिशु जनहा वयोनुरोधात। प्रश्न के उत्तर बिल्कुल आपको उसी पैराग्राफ में मिले, कहीं से अलग से। बस ध्यान कहाँ रखना है? व्याकरण में। हिमकरा बाल भावात पुत्र विराजते, तो हिमकर, ये भी आपका एक क्वेश्चन आंसर आपका एक वाक्य में आया था। पशुपति मस्तक केत कच्छदत्, तो जो हिमकर है वो चंद्रमा पशुपति अर्थात शिव जी के मस्तक पर केतकी के फूल के माफी शोभायमान हो रहा है। इसका उत्तर ये हो रहा है। इस प्रकार से ये अथवा वाला देखते हैं हम। रामावयस्य पूर्वम खलु नाम देय, इसके प्रश्न के उत्तर भी आपको उसी में मिलते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ के आते या आपने पढ़ा होता तो। निर्णुकोश इति का एवं भणति का इति, जो निर्णुकोश है वह कौन कहती थी? अम्बा। कौन बोलती थी? अम्बा बोलती थी। इसमें एक प्रश्न एक शब्द में उत्तर आ जाएगा, अम्बा। किम कुपिता एवं भणति उत्प्रकृति अस्मात् वाक्यात् हर्षितः इति पदस्य विपरीत आर्थक पद क्या है? अब जो एक हर्षिता यहाँ शब्द दिया गया है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में क्या पूछ रहे हैं? इसका विपरीत अर्थात उल्टा शब्द क्या है? कुपिता। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुपिता। अब प्रक्षामी शब्द, फिर व्याकरण का क्वेश्चन आ गया। तो प्रक्षामी शब्द में पुरुष और वचन इसमें पूछा जाता है। इसमें प्रक्ष धातु है, पूछने अर्थ में होती है, और इसमें पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है। और इसमें वचन कौन सा है आपका? एक वचन पहले ही नंबर पे चलता है। कैसे रूप चलते हैं इसके आपको पता होंगे। प्रक्षति प्रक्षता प्रक्षन्ति प्रक्षसी प्रक्षता प्रक्षत प्रक्षामी प्रक्षावह प्रक्षामी, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। और अब चलते हैं हम 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन बहुत सरल है। इसमें एक आपठित गद्यांश आपसे पूछा जाता है, जो आपने कभी पढ़ा नहीं है। अभी तक पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जा रहे थे, अब आपको आपठित प्रश्न का उत्तर देना है। तो सह वेद शास्त्रज्ञ कह आशीत, तो यहाँ पर भी प्रश्न का उत्तर आपको प्रश्न के पैराग्राफ में ही मिले। कौन वेद को शास्त्रों का ज्ञाता था? सह वेद शास्त्रज्ञ आसीत्, तो सह इसका उत्तर नहीं है। तो पहली लाइन में कुंडलः कश्चन सदाचारी वृद्ध ब्राह्मण, तो कुंडलः, इसका सही उत्तर क्या है? कुंडलः। पहली लाइन का वृद्ध ब्राह्मण, इसका कौन था? वेद शास्त्रों का ज्ञाता हुआ। कुंडलस्य पुत्रस्य नाम के मासिक, कुंडल के पुत्र का नाम क्या था? सुकर्मा। तो इसका उत्तर दूसरी लाइन में दिया गया है। पहली लाइन में पहले का उत्तर, दूसरी लाइन में दूसरे का उत्तर। महान पितृभक्ता कौन आसी, तो महान पितृभक्त कौन था? कौन था? सुकर्मा ही था। तो इसका उत्तर भी सुकर्मा ही आएगा, क्योंकि वो उसका पुत्र था। सुकर्मा किम वचनम अव्यवधानेन पालयति स्म, सुकर्मा ने अपने वचनों के द्वारा किस अवधान से भागा था? तो इसमें कहाँ ढूंढेंगे? सबसे अंतिम लाइन है, अवधान पलाय दे, शब्दों को पहचानिए और मिलान करिए कौन से शब्द मिल रहे हैं। इस कारण से सुकर्मा मातृदेवो भव पितृदेवो भव इति वचन को व्यवधान कारण से वह भागकर पलायन कर गया। इनका पालन नहीं हो रहा था, मातृदेवो भव या पितृदेवो भव। तो इस प्रकार से भी इसके उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले तो पैराग्राफ का अर्थ भी आना चाहिए। अब अपने प्राचार्य के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको इसमें लिखना था, कि जो कि आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा। और 23वें क्वेश्चन में एक निबंध लिखना था। इन चारों में सफल तृतीय चंद्रयान के बारे में इसमें पूछा गया था, तो आने वाली बोर्ड परीक्षा में फिर से इसको पूछा जा सकता है। संस्कृत का महत्व पूछा गया था। सब बच्चों ने बहुत आशा की होगी। कालिदास का निबंध इसमें क्यों नहीं है? कालिदास एक ऐसे कवि हैं जिनके बारे में पूछा जाता है अक्सर, लेकिन
हमें कई बार ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए कि बार बार एक ही चीज नहीं पूछी जाती है। अस्माकं भारत देश और पर्यावरण को भी पूछा गया, तो संस्कृत का महत्व कालिदास का निबंध भी आ सकता है अगले पेपर में, उसकी तैयारी भी आप करके रखें। तो अब अपन चलते हैं इसके बाद अगले, इसका जो 22वां क्वेश्चन है उसका अपन पत्र पढ़ते हैं। ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। आप लोग एक बार और मिलान कर लीजिए, जो भी छूट गए हो आपको देख लीजिए धीरे धीरे से। इसके बाद ये क्वेश्चन के आंसर है सारे। इसमें कौन सा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले 22वें क्वेश्चन में पहले निबंध दे दिया है, लेकिन अपन पत्र पढ़ेंगे। अवकाश का प्रार्थना पत्र। अब अवकाश का प्रार्थना पत्र सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, ये तो कॉमन चीजें लिखती है बस। अब लेकिन यहाँ पर जो चीज आपको लिखनी थी, तो वहां पर क्या करते हैं कुछ बच्चे गाइड में से जो पढ़ के आते हैं वही को वही वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखना था। ठीक है, तो आप अपने विद्यालय का नाम इस जगह पर लिखिए। और अवकाश का अर्थ प्रार्थना पत्र में, ये आपके प्रश्न में लिखा था। तो इस प्रकार से इसके 1 नंबर आपके मिल जाते हैं इतना लिखने पर। अब महोदया सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम अद्य सहसा ज्वर पीड़ितः शिरोवेदनाया उधर पीड़िता, कुछ भी इसमें कारण अपन लिख सकते थे। तो सविनय निवेदन है कि मुझे आज अचानक से ज्वर आ गया है, बुखार आ गया है, इस कारण से मैं विद्यालय नहीं आ पा रहा हूँ। फिर इसके बाद जो अगली लाइन है इसमें किस प्रकार से लिखी है, अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थः, इसलिए विद्यालय आने में असमर्थ, कृपया मम पंच दिवसानम। अब यहाँ कोई प्रश्न पत्र में आपके कोई दिन तो लिखे नहीं कितने दिन का अवकाश लिखना है, तो अपन 2 ही दिन दिवसानाम, त्रिदिवसानाम, चतुर्दिवसानाम, ये आप मन से इसमें लिख सकते थे। तो किस दिनांक से किस दिनांक तक, तो वो भी लिखित कर सकते हैं, लिखना जरूरी है। अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, अवकाश स्वीकार करें, इधर धन्यवाद किया जाता है। और पेपर जिस दिन हुआ है उस दिन की आपको यहाँ पर दिनांक डालनी होती है। जैसे कि पेपर हुआ है आपका 14/09/2023 को, आपको यहाँ पर 2023 इस प्रकार से ही दिनांक लिखना है जिस दिनांक में पेपर हुआ है। इसके बाद यहाँ पर भवदीय शिष्य, और यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना है, लड़के क्या करते हैं, वो तो इसमें गाइड में से पढ़ा हुआ हो कहीं से पढ़ा हुआ तो भवदीय शिष्य तो सही लिखते हैं, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं यही उतार के आया, शिष्य की जगह पर शिष्य आ की मात्रा जाएगी, विसर्ग के स्थान पर आ की मात्रा जाएगी लड़की में। सार्थक भारद्वाज लड़की का कोई नाम है तो इस प्रकार से आप उसको बदल के लिख सकते हैं। इन चीज का आपको पत्र में ध्यान रखना था। कक्षा का नाम नीचे आ जाएगा। पितृ अर्थात पिता के लिए परीक्षा का परिणाम सूचक पत्र भी इसमें पूछा गया है, तो उसको भी अपन सबसे पहले तो कहाँ से भेज रहे हैं, इस प्रकार से एड्रेस आपको इसमें इंगित करना था कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पर इंगित करते हुए किस दिनांक में भेजा गया है इधर लिखना। फिर सबसे पहले अपन पिताजी के चरणों में क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, सादर प्रणाम नमस्कार। और फिर आप देखेंगे सादर प्रणाम को किस प्रकार से अपन पापा से फोन पे बातचीत करते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में भी अपन को पत्र लिखना आना चाहिए। अहम अत्र सम्यक निपसामि, मैं यहाँ ठीक हूँ। मम परीक्षा फलम अत्र प्रकाशितम, मेरा परीक्षा फल आज प्रकाशित हो रहा है। नवम कक्षायां अहम प्रथम श्रेण्यां उत्तीर्णा अभवम, मैं 9वीं कक्षा में पहले प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। सर्वेषु छात्रेषु मम प्रथम स्थानम आगतम, सभी छात्रों में मेरा पहला स्थान आया है। इदानीं 10 कक्षायां प्रवेशार्थं पुस्तक क्रियार्थं च पंचसहस्ररूप्यकाणां महती आवश्यकता अस्ति। अब मुझे 10वीं कक्षा में प्रवेश के लिए पुस्तकों का क्रय करना है और 5,000 रुपए की मेरे लिए महती आवश्यकता है। अतः रूप्यकाणि शीघ्र प्रेषयन्तु भवन्तः, इसलिए आप मुझे रुपयों को शीघ्रता से भेज दें। गृह मातु स्वास्थ्य कथम अस्ति, ग्रह घर में माता का स्वास्थ्य कैसा है। अनुजस्य महेशस्य अध्ययनम सम्यक चलति वा, या अनुज अर्थात छोटा भाई महेश का अध्ययन ठीक चल रहा है। अहम अग्रिम मास से अवकाश गृह आगमिष्यामि, मैं अगले महीने में अपने घर छुट्टियों में वापस आऊंगी। भवदी आज्ञाकारी पुत्र, या फिर भवदी की जगह पर भवदिया आज्ञाकारी पुत्री, धर्मेंद्र तो धर्मेंद्र की जगह पर कुछ भी आप ऐसा नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों पत्र लिखे थे। अब आते हैं हम संस्कृत महत्व के निबंध पर, जो 23वें क्वेश्चन में 4 अंकों का पूछा गया था। इसमें अपन
4 से 8 लाइन पर्याप्त होती है लिखने के लिए। तो संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वा ये भारतीय संस्कृत भाषा या ये व्यवहारम प्रवृत्त। इस प्रकार से ये पूरा आपको याद करके इस प्रश्न पत्र को तैयार करना है। तो आशा है कि आप पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें चैनल को, जिससे कि आपको संस्कृत का लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम वदतु संस्कृतम।